हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज हमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है और खुशखबरी ये है कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में शिवाजी महाराज ने जो अपने किले बनाए थे, जो अपनी व्यवस्था बनाई थी, जो अपने स्वराज को लेकर के उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिन चीज़ों को उन्होंने खड़ा किया था, आज उसे यूनेस्को ने पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज कर दिया, यानी कि विश्व पहचान दिला दी। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यानी कि शिवाजी महाराज के जो बेहतरीन किले हैं जिनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया था, उसे यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है। यह बहुत बड़ी खुशी की बात है और इसका मतलब हो गया कि अब हमारे जो किले हैं महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो बने हुए हैं, उन किलों को अब विश्व विरासत सूची में जगह मिल गई है। आज मैं इसी मुद्दे पर आपसे पूरी चर्चा करने जा रहा हूं और बताऊंगा कि कैसे इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, और ये किस तरीके से हमारे यूपीएससी के लिए, हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और हमारे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, ये हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। मराठा फोर्ट्स यानी कि जो किले हैं, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज टैग दे दिया है, ठीक है ना, और ये हम सभी के लिए खुशखबरी की बात है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि भारत शुरू से ही वीरों की भूमि रही है और वीरों की भूमि रही है, इसके लिए हमारे पास बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे उनके स्थल, बहुत सारी हमारे पास आइडेंटिटीज हैं। इसीलिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन माना जाता है जब इसको वर्ल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को उसको मान्यता देता है कि हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यानी कि शिवाजी के जो किले हैं, मराठा शासन के जो किले हैं, वो स्थापत्य और सैनिक रणनीति से कितने महत्वपूर्ण हैं, ये आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने के बाद और ज़्यादा पता चलेगा। इसको वर्ल्ड रिकॉग्निशन मिल चुकी है। इसका मतलब हो गया इन किलों को सिर्फ और सिर्फ पत्थर की दीवार नहीं समझना चाहिए, बल्कि शिवाजी महाराज की सैन्य बुद्धिमत्ता, संस्कृति और आत्मगौरव का जीवंत प्रमाण भी समझना चाहिए, ठीक है ना। इनको हम लोग चर्चा करेंगे, सारी चीजें करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि गुरु कृपा सेल आप लोगों के लिए लॉन्च कर दी गई है। यानी गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सभी छात्रों को गुरुओं की तरफ से एक विशेष डिस्काउंट ऑफर आप लोगों को दिया जा रहा है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और आगे ले जा सकें स्टडी IQ के साथ मिल करके। तो 2026, 2027, 2028 के जितने भी सभी बैच हैं, सभी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में, सभी लैंग्वेज में ये गुरु कृपा सेल आपको मिल रही है और ये सेल का ऑफर आपको मिलेगा 15 तारीख तक, ठीक है ना। और इसमें MK लाइव कोड यानी कि मेरा कोड यूज करके आप लोग 2026 के बैच को 24,999 रुपए में पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, जिसमें बुक्स से लेकर के, टेस्ट सीरीज से लेकर के, आपकी फाउंडेशन क्लास प्लस प्री और मेंस की आंसर राइटिंग, प्री और मेंस की सेपरेट क्लासेस, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ इसमें शामिल होगी, एवरीथिंग। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसका बेनिफिट उठाइए और अपने सफलता को आगे लेकर जाइए। और उसी तरीके से इस गुरु कृपा सेल का बेनिफिट आप लोग इतिहास वैकल्पिक विषय के लिए भी आप कर सकते हैं। और ये बैच, प्रतिज्ञा बैच जो है आपका स्टार्ट हो रहा है 24 जुलाई से, 24 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका टारगेट है कि आप लोगों को 300 प्लस नंबर दिलवा करके आपको प्रॉपर IAS बनवाया जाए। और इस बैच का फायदा आप लोग ले सकते हैं 15 तारीख तक, जिसमें इस डिस्काउंट के माध्यम से MK लाइव कोड के द्वारा 12,999 रुपए में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। फटाफट कीजिए, इसका बेनिफिट उठाइए, मेरे साथ जुड़िए और सफलता को हासिल कीजिए, ठीक है ना। चलिए अब इस पर हम लोग बात करते हैं। अभी रिसेंटली घोषणा हुई है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, यानी कि मराठा सैन्य जो व्यवस्था है उन सभी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिल चुका है। ये घोषणा कहाँ हुई थी? ये दोस्तों घोषणा हुई थी पेरिस में चल रहे यूनेस्को के 47वें वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के दौरान, जो कि 11 तारीख को हुई थी, यानी कि कल, ठीक है। ये समझ लीजिएगा, जो कल आपकी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में इसको शामिल कर लिया गया और इसमें शामिल जो चीजें हैं
वो है आपके छत्रपति शिवाजी महाराज के बनाए हुए बेहतरीन 12 किले, जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु के क्षेत्र में बने हुए हैं। यानी कि 12 में से 11 जो किले हैं दोस्तों, वो आपके महाराष्ट्र में है और एक जो जिंजी का किला है वो तमिलनाडु में है, ठीक है ना। और इसका जो चयन किया गया 2024-25 के जो सत्र हुआ उसमें इसका चयन किया गया है और इसकी घोषणा जो है यूनेस्को ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट, जिसे हम ट्विटर कहते थे, उस पर इसकी घोषणा की है। और इस तरीके से यह मान्यता भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मराठा साम्राज्य जो 17 से लेकर 19वीं शताब्दी के दौरान अपने पीक पर रहा था, रणनीतिक प्रतिभा और स्थापत्य कौशल का नमूना है, उसको मान्यता प्रदान करता है। यानी कि अब इन किलों को देखा जाए तो आप सामने देख रहे हैं बेहतरीन से किले हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आप किला देखेंगे ये रहा आपका सिवनेर का फोर्ट, सिवनेर का दुल्ला। और पीछे इसकी देखिए इमेज, देखिए क्या बेहतरीन नज़ारा है जहां पर इसको बनाया गया है। सारी चीज़ें किस तरह अच्छे तरीके से सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से बनाया गया होगा, अब आप समझ सकते हैं। इस तरह के आपके 12 बेहतरीन किले हैं। देखिए ये तो बिल्कुल आइलैंड की तरह समुद्र में नदी के बीच में बना हुआ है। ये रहा, ये रहे समुद्र चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ये सब इसके नमूने हैं। यानी कि ये किले नहीं हैं दोस्तों, ये केवल सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि स्वराज की नींव के रखने के लिए शिवाजी महाराज ने इनको बनाया था। ये एक युद्ध नीति थी, एक संदेश था लोगों के लिए कि हम अपने स्वराज की सुरक्षा करने के लिए किस स्तर तक हम मेहनत कर रहे हैं। यानी कि यह उनकी एक रणनीतिक सैन्य व्यवस्था को दर्शाता है, एक स्ट्रेटजिक मिलिट्री सिस्टम को, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ यह शिवाजी महाराज की सैन्य सोच, उनकी स्थापत्य कला और भौगोलिक बुद्धिमत्ता, यानी कि ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है उसमें बेहतरीन तरीके से क्या उपयोग किया जा सकता है, ये उनकी सोच को दर्शाता है। क्योंकि अधिकांश किले जितने भी हैं ये सभी के सभी पर्वत घाटियों, समुद्र तट के बेहतरीन नज़ारों के बीच बनाए गए हैं। और ये बात आप अच्छे से जानते हो कि ये प्लेन एरिया नहीं है, मैदानी क्षेत्र नहीं है, पूरा का पूरा आपका पश्चिमी घाट का इलाका है, पठारी और पहाड़ी क्षेत्र है। इसलिए उस साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए किले ही सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था बन सकते थे। और इसलिए आपने देखा होगा वहां पर कोई बेहतरीन नगर नहीं बल्कि किले बनाए थे शिवाजी महाराज ने, शिवाजी ने, ठीक है ना। और अब जबकि इनको रिकॉग्निशन मिल गई है तो अब ये सैन्य स्थापत्य, ध्यान रखिएगा, पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और यह केवल भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व की अब धरोहर बन चुका है, इसलिए इसको विश्व धरोहर सूची कहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है अब यहां से हमें पर्यटन को भी खूब बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है अब इससे पूरी दुनिया आने वाली पीढ़ियां इस विरासत को देखेंगी, इस विरासत से जुड़ने के बारे में सोचेंगी और उनको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अन्यथा जो लोग स्थानीय होते थे उनको थोड़ा बहुत तो पता था, लेकिन अब इसको वर्ल्ड क्लास रिकॉग्निशन मिलेगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको बेहतरीन चीजें आप लोगों को बताई हैं, शायद समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन कौन से किले हैं। ये रहे आपके 12 किले। सिवनेरी का किला महाराष्ट्र, शिवाजी महाराज का जन्म स्थल जहां पर इनका जन्म स्थान हुआ था। रायगढ़ का किला जहां पर इनकी राजधानी थी। प्रतापगढ़ का किला जहां अफजल खान के साथ युद्ध स्थल हुआ था, अफजल खान को मारा था, जो बीजापुर का सेनापति था एक तरीके से। लोहगढ़ का किला सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। खांदरी का किला तटीय सुरक्षा के लिए बनाया गया था। विजयदुर्ग ये रहा समुद्री शक्ति का केंद्र था। पन्हाला का किला सबसे बड़ा मराठा किला है, सबसे बड़ा। राजगढ़ किले में पानी व्यवस्था, किले में पानी की व्यवस्था यहां की प्रमुख विशेषता है, ठीक है ना। सिंधु दुर्ग समुद्री दुर्ग और सुमाजी द्वारा निर्मित था, समुद्री दुर्ग बनाया गया था, समुद्र के बीच में बनाया गया था। सुवर्ण दुर्ग समुद्री व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया, ठीक है ना। सलहेर का सबसे ऊंचा दुर्ग बनाया गया, सबसे हाईएस्ट पीक पर बनाया गया। और जिंजी का किला दक्षिण भारत में मराठाओं की उपस्थिति को दर्शाता है, जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में है, जिंजी का किला, ठीक है ना। ध्यान रखिए 12 बेहतरीन किले हैं जिनको किया गया, जिनके नमूने आप देख सकते हैं। स्वर्ण दुर्ग ये रहा आपके सामने, ये है आपका लोहगढ़ का किला। अब इनको देखेंगे तो अब आपको देखने के बाद बेहतरीन नजारा आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इसको शिवाजी महाराज ने बनाया होगा, कितनी मेहनत की होगी उस समय के लोगों ने इसको बनाने में, इसको करने में, सारी व्यवस्थाओं में। ये रहा सिंधु दुर्ग, ये रहा समुद्र में बिल्कुल बीच में बना हुआ अलग से। यह है विजय दुर्ग,
अब आप देख लीजिएगा, बाकायदा पूरा बाउंड्री है, ये पूरा चारों तरफ से बाउंड्री, उसके अंदर पूरा का पूरा सिस्टम है सुरक्षा। ये रायगढ़ फोर्ट, ये पन्हाला का किला जिसका एंट्री गेट हम कह सकते हैं, एक छोटा सा हिस्सा है किले का। ये रहा शिवनेरी का फोर्ट जो मैंने आपको फ्रंट पेज पर दिखाया था। इस तरह से ये सारी चीजें हैं। अब बात आती है इनकी विशेषताएं क्या है। देखिए, इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इन सभी किलों को गुरिल्ला युद्ध नीति से मिल करके बनाया गया, उसको ध्यान में रख करके बनाया गया। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि शिवाजी महाराज अपने समय के सबसे बड़े गुरिल्ला वारफेयर स्पेशलिस्ट थे। गुरिल्ला वारफेयर का मतलब होता है छिपके युद्ध करना। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि यह पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, मैदानी इलाका नहीं है। इसलिए यहां पर पहाड़ी इलाकों में वही सर्वाइव कर सकता है जो छोटी छोटी टुकड़ियों को पहाड़ी इलाकों से होकर के सामने वाले पर अटैक करे। और ये बात आपने देखी होगी, अभी कुछ समय पहले जो छावा मूवी आई थी उसमें संभाजी जो महाराज हैं किस तरीके से छुप छुप करके औरंगजेब की सेना पर आक्रमण कर रहे थे, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इन्होंने बड़ी सेना के बजाय छोटे छोटे टुकड़ियों के माध्यम से इसको प्लान बनाया था कि इन पर छोटी छोटी टुकड़ियां रखी जाए और ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से उस पूरे स्वराज की सुरक्षा का काम करेंगे। किले आपस में संवाद करते थे। अब ये कहोगे ऐसा कैसे? यस, यहां पर बेहतरीन टावर सिग्नल प्रणाली थी, यानी कि यहां पर आप टॉर्च और झंडों के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क, एक दूसरे को संदेश भेजा करते थे दिन और रात में कि भाई ये झंडा है, इसका मतलब क्या है। दूर से उनको दिखाई दे जाता था कि हाँ ये हो गया, मतलब इससे ये संदेश आया है, जाने की जरूरत नहीं है। टॉर्च, रात में टॉर्च लाई जाती थी, इसका मतलब क्या है। यानी कि एक तरीके से ये संवाद करने के एक केंद्र भी थे जिससे कि इसका फायदा मिल सकता था। ये मैदान में नहीं हो सकता, ये पहाड़ी इलाकों में हो सकता है। सामरिक स्थल, ये जो किले बनाए गए ये घाटियों में, ऊंचाई पर, जंगल में, जल के स्रोतों से चारों तरफ भरे हुए और दुर्गम क्षेत्रों में इनका निर्माण किया गया जिससे कि हर कोई यहां ना पहुंच सके और ये सुरक्षा के लिए काम कर सके। और सबसे बड़ी चीज थी कि ये आत्मनिर्भर जल के स्रोत थे, इनके पास भंडारण की अच्छी व्यवस्था थी, घातक तोपों से इनकी सुरक्षित रखा गया था, यानी कि यहां पानी की कोई कमी नहीं थी, खाने पीने की सारी सुविधाएं रखी गई थी बहुत लंबे समय तक के लिए, और तोपों से इनको सुरक्षित रखा जाता था। और यही वजह है कि इनको आसानी से जीत नहीं पाए। केवल एक व्यक्ति था जिसने शिवाजी को जीता था और वो था राजा जय सिंह, जयपुर के राजा। जब उन्होंने इनको एक तरीके से घेर लिया था और अपनी मित्रता का हवाला देकर के उनको सरेंडर करने के लिए कहा था, सिर्फ मित्रता का हवाला देकर के। उस समय शिवाजी के पास 35 किले थे और उनके साथ हुई थी पुरंदर की संधि, और उस संधि के माध्यम से सोचिएगा 23 किले जो हैं शिवाजी ने औरंगजेब को दे दिए थे, अपने पास रखे थे 12 किले। बोले कि ये हमारे रहेंगे, ये हमारे हैं, ये हमारे रहेंगे, 12 किले। ठीक है ना। अब बात आती है कि यूनेस्को ने इसका चयन क्यों किया, कैसे किया। तो देखिए, यूनेस्को के इसके चयन पीछे करने के पीछे कारण यह था कि यूनेस्को ने अभी कुछ समय पहले तक इन 12 किलों को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया हुआ था और उसकी पूरी वॉच किया, पूरा उसका सर्वे किया, सारी चीजें की, उसके बाद इन्होंने इसको परमिशन दी टेंटेटिव लिस्ट के माध्यम से। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब इसमें कंडीशन क्या थी कि इसको चयन करने के पीछे इन्होंने फाइनल कैसे किया, कि इसके पीछे कारण है कि मानव इतिहास परंपरा का बेहतरीन उदाहरण है ये। इसमें यूरोपीय, इस्लामिक और देसी शैलियों का मिश्रण है स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से भी। स्थान, ऊंचाई, खड़ी चढ़ाई, दुर्गम घाटियों, सभी को रणनीतिक रूप से चुना गया था, इसलिए और ध्यान रखा गया कि कितने बेहतरीन तरीके से बनाए गए। और ये किले केवल सुरक्षा के लिए नहीं थे, ये किले थे स्वराज का संदेश थे कि ये स्वराज की अपनी रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं, उनकी स्वराज नीति और गुरिल्ला नीति का प्रतीक हैं। इसलिए इन 12 किलों को मिला करके ही उन्होंने मराठा मिलिट्री लैंडस्केप नाम दिया इसको, और इनको जो नाम दिया है ये रहा OUV। ठीक है ना, OUV, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू की कैटेगरी में इनको शामिल कर लिया, यानी कि इसकी श्रेणी में यूनेस्को ने शामिल किया, मैं शामिल, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, यानी कि इसकी
बेहतरीन वैश्विक मूल्य हैं और इन्हें वैश्विक स्तर पर दिखाने के लिए इसको संरक्षण की आवश्यकता है और इसके माध्यम से वैश्विक सांस्कृतिक संवाद को हिस्सा बनाया जा सकता है। इससे दुनिया को इसके संदेश दिए जा सकते हैं और दुनिया को इससे सीखना चाहिए। इस आधार पर इन 6-7 पॉइंट बिंदुओं के आधार पर उन्होंने इसे शामिल किया है। होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है इससे फायदा क्या मिलेगा, भारत को इसका फायदा क्या है। देखिए, पहला फायदा, इससे हमें अब वैश्विक मान्यता मिलेगी, यानी कि भारत के सैन्य स्थापत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। इसके माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था विकसित होगी, लोग घूमने फिरने जाएंगे, वहां को लोगों को काम धंधा मिलेगा और विरासत को भी समझने में सहायता मिलेगी। रक्षा अध्ययन में योगदान मिलेगा, भारतीय रक्षा रणनीति को समझने का एक नया डायमेंशन मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है क्या? युवाओं के लिए प्रेरणा, गौरवशाली इतिहास को जानने का मौका मिलेगा। सांस्कृतिक गर्व में उन्नति, हमारी अपनी कल्चरल जो प्राइड है वो हम फील करेंगे। और रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि अब उस क्षेत्र को सरकार और अच्छे तरीके से और वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस इसको डेवलप करने में और बड़ा योगदान देंगे। और सबसे बड़ी चीज है, शिक्षा और संरक्षण दोनों में इसका योगदान होगा। ठीक है ना। साथ के साथ इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। शिवाजी महाराज की स्वराज नीति को एक आधार मिलेगा कि उनकी स्वराज नीति कोई गलत नीति नहीं थी, उनका अपना एक उद्देश्य था। लोग अब इसको पढ़ेंगे, इसको जानेंगे कि व्हाट वाज द स्वराज, जिसको छावा में औरंगजेब पूछता है कि तुम मरना क्यों पसंद करते हो, क्या है ये स्वराज? क्या जवाब दिया था? शिवाजी महाराज की एक सोच है स्वराज, यह है, यानी कि स्वतंत्रता की स्थानीय अवधारणा का प्रतीक है। हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे, हमारा स्वराज है, हम अपने अधीन रहेंगे, हम अपना काम करेंगे। वी आर द इंडिपेंडेंट। और साथ के साथ कला के दृष्टिकोण से हिंदू, इस्लामी और स्थानीय कला शैलियों का समावेश है। यह केवल हिंदू प्रतीक की परंपरा नहीं है, सारी चीजें। तो यह है भारत के लिए और हमारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इसका महत्व। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और अब इसमें हम बात करें तो इसमें अब ये सोच लीजिएगा कि भारत में अब तक 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो चुके हैं, यानी कि टोटल मिलाकर के यूनेस्को के जो विश्व धरोहर स्थल है, हेरिटेज स्थल हैं, वो 3 प्रकार के हैं, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। इनमें से अब ये हो गए हैं 34, पहले 33 थे, 34 हो गए। 7 स्थल प्राकृतिक थे, 34 सांस्कृतिक थे, कल्चरल, जिनमें किले वगैरह सब आते हैं। प्राकृतिक 7 हैं, एक मिश्रित है, कंचनजंगा ये रहा। अब इसमें नवीनतम जो जोड़ा गया है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप 2025, महाराष्ट्र के 12 किले इसमें शामिल कर दिए गए हैं। टोटल मिलाकर के आपके 42 हो गए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो यूनेस्को है, यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि यूनेस्को जो संगठन है उसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को, जो 1946 में लागू हुआ, और उसी साल 4 नवंबर 1946 को भारत इसका सदस्य बन गया था। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसका उद्देश्य है शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति से शांति के निर्माण को बढ़ावा देना, यानी कि इसको विकसित करना। इसीलिए इसका प्रसिद्ध वाक्य है, वार बिगिंस इन द माइंड ऑफ द मैन। और इसमें अब तक 2025 तक 194 कुल सदस्य देश इसमें शामिल हो चुके हैं, टोटल मिलाकर के 194 मेंबर्स। ठीक है ना, ये आपका कंसेप्ट है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन सब चीजों को समझने की कोशिश करिएगा क्या क्या है। देखिए, ये जो यूनेस्को है, शिक्षा को, विज्ञान को, संस्कृति को, सूचना एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, शांति और सतत विकास को बढ़ावा देना चाहता है। ठीक है ना। और इसके संदर्भ में यूनेस्को आज की डेट में विश्व धरोहर स्थल उनकी पहचान करता है, उनका संरक्षण करता है। दुनिया भर में शिक्षा नीति, साक्षरता मिशन और एआई का एजुकेशन में शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग को बढ़ावा दे रहा है।
प्राकृतिक विज्ञान जल संसाधन और महासागर संरक्षण में भी अपना योगदान दे रहा है। साथ के साथ अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, सांस्कृतिक विविधता को समर्थन देता है और मानव की साझा विरासत को बचाने, जैसे भाषा, कला, परंपरा, इन सबको भी बचाने की पहल करता है, जिससे कि हमारी कल्चरल वैल्यू सुरक्षित रहें, टोटल मिलाकर के। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ऐसा क्यों हुआ था, उसके पीछे कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में बहुत विनाश हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में 1939 से लेकर 45 तक आप जानते हैं पूरी दुनिया में कितना विनाश हो चुका था। भारी इसकी वजह से पूरी दुनिया के जितने भी हैं उनका सांस्कृतिक और शैक्षिक बहुत नुकसान हुआ। इसीलिए इस युद्ध ने जो दिखाया था वो ये था कि यह केवल सैन्य दुर्घटना नहीं है, बल्कि इसने शांति को खतरे में डाल दिया, सांस्कृतिक और शैक्षिक विकास को तबाह कर दिया। इसलिए पूरी दुनिया में शांति के लिए शिक्षा और संस्कृति बहुत आवश्यक है। नीड द एजुकेशन एंड कल्चरल डायमेंशंस फॉर द स्टेबल पीस इन द वर्ल्ड। और इस तरह की जो पीस है वो केवल और केवल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशन से नहीं आ सकती, यानी कि राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है। और इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान तीनों का समन्वय किया जाए। और इसी वजह से ये कंसेप्ट आया था। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपके मन में शिक्षा है, विज्ञान है, संस्कृति है तो शांति होगी, और अगर ये नहीं है तो फिर आपके मन में युद्ध जन्म लेता है। और यही इसका वाक्य भी है, वार बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ द मैन। तो अब आप दिमाग में रखिए क्या रखना चाहते हैं, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान को या फिर युद्ध को। इसलिए यह इसका कंसेप्ट था। होपफुली कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात आती है कि यूनाइटेड नेशन इन सांस्कृतिक स्थलों का क्या करता है, कैसे करता है। देखिए, इन सभी धरोहरों के सुरक्षा के लिए वो तकनीक, वित्तीय और वैश्विक सहयोग, तीनों चीजों को सहयोग में लेकर के आता है, तीनों में सहयोग देता है सारी चीजों को लेकर के। जो बेहतरीन आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज को रखने वाले सांस्कृतिक स्थल हैं, चाहे प्राकृतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो या कोई भी हो, उनको विश्व धरोहर सूची में शामिल करता है, उनको वैश्विक मान्यता देता है, जिससे कि दुनिया भर के लोग वहां पर्यटन के तौर पर आ सके और उनकी वैल्यूज का अध्ययन कर सके, स्टडी कर सके। ठीक है ना। और इससे साथ के साथ क्या करता है, वो वहां की जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय प्रशासन है, यानी कि उस देश की सरकार और उसका प्रशासन, उनके साथ सहयोग करके उस पूरी व्यवस्था का संरक्षण करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से अब यूनेस्को इन 12 किलों का संरक्षण करेगा। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस दोस्तों ये होता है कि सबसे पहले वो एक टेंटेटिव लिस्ट तैयार करता है। टेंटेटिव मतलब जो कह सकते हो कि अभी एक हम अनुमानित सूची कर लेते हैं कि भाई ये हैं, इन पर हम ध्यान करेंगे कि इनमें से कौन से है जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल की जा सके। ठीक है ना। यानी कि एक प्रकार की ये प्राइमरी इंडेक्स होती है, प्राइमरी सूची होती है, जिसको हम भविष्य के लिए नामांकित करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, इसको रख लेते हैं, इस पर हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद नॉमिनेशन डिजायर जमा करना होता है, एक प्रस्ताव जो सरकार वहां पर आपको जमा करती है, और उसके आधार पर सरकार जो जिस देश की है उस स्थलों की इतिहास, महत्व, संरक्षण योजना, इन सारी चीजों के बारे में उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है तब उसके बाद यूनेस्को क्या करता है, अपने 2 संगठन हैं, 2 संस्थाएं हैं जिन्हें हम कहते हैं इकोमॉस कल्चरल साइट्स के लिए, और एक सूची होती है IUCN नेचुरल साइट्स के लिए, प्राकृतिक के लिए, एक सांस्कृतिक के लिए। और ये दोनों साइट्स उस जगह का अध्ययन करती हैं, इकोमॉस और IUCN। ठीक है ना। प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से दोनों स्टडी करने के लिए वहां जाती हैं, वहां पर प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करती हैं, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बैठती है फिर, और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में 21 सदस्य हैं, टोटल मिलाकर के 21 मेंबर्स, और प्रत्येक वर्ष इसकी एक मीटिंग होती है 21 मेंबर्स की।
जो कि अभी 47वीं मीटिंग हो रही थी, ठीक है ना। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की पेरिस में 47वीं मीटिंग यही हो रही थी, जिसमें 21 सदस्य हैं, और उसी कमेटी में बैठ करके यह तय किया जाता है कि किस किस को हम विश्व धरोहर सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करें या ना करें। और जब ये सारी चीजें हुई तो उसी समय मराठा किलों को मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के नाम से हेरिटेज का टैग दे दिया गया पेरिस मीटिंग में, और इस तरीके से ये सारी चीजें हुई। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, और वो ये है कि इनका जब स्टडी किया जाता है तो इनके 10 मापदंड होते हैं, 10 पैरामीटर होते हैं। 10 पैरामीटर के आधार पर इसको चुना जाता है, जिनमें से 6 पैरामीटर होते हैं कल्चरल साइट्स के लिए और 4 होते हैं आपके नेचुरल साइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि 6 कल्चरल पैरामीटर्स होते हैं और 4 नेचुरल, टोटल मिलाकर के 10 होते हैं, और 10 के आधार पर उसको चेक किया जाता है और फिर उसको करते हैं। अब इनमें से 10 में से ध्यान रखिएगा, या तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पूरा करिए उसको, या फिर आप प्राकृतिक दृष्टिकोण से उस पैरामीटर को पूरा करिए। आपको दोनों में से किसी एक पैरामीटर को पूरा करना होता है, और उसके बाद आपको रिकॉग्निशन मिल जाती है। और भारत में जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संगठन जिसे हम कह सकते हैं, जो कि संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है या क्या मतलब उसके साथ जुड़ा होता है, ये सब मिलकर के यूनेस्को के साथ काम करते हैं और उसके बाद उसके संरक्षण की पूरी योजना बनाते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। ये होता है इसका काम टोटल मिलाकर के। होपफुली कि आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। एवरीवन, मैंने पूरी कहानी सुना दी, कैसे कैसे इसका कंसेप्ट रहता है, कैसे इसका चयन होता है, कब इसका डिसीजन लेता है, कौन डिसीजन लेता है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं। होपफुली कि आप लोग इसको नोट भी कर लेंगे, सारी चीजें भी कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लोग इतिहास में चाहते हैं कि 300 प्लस नंबर मेरे साथ जुड़ करके इजीली लाना चाहते हैं तो अभी ला सकते हैं। और दोस्तों, इसमें गुरु कृपा सील के माध्यम से 15 जुलाई तक आपको एक बेहतरीन मौका मिला हुआ है। डिस्काउंट में MK लाइव कोड यूज करके अभी बैच में मिल जाएगा मात्र 12,999 रुपए में। और यह बैच दोस्तों स्टार्ट हो रहा है 24 जुलाई से दोपहर में 1 बजे दोपहर में। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ नहीं बल्कि मॉडर्न इंडिया के साथ नया बैच शुरू कर रहे हैं सेकंड पेपर से। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ तो यहीं से इस बैच को शुरू करिए और 300 प्लस नंबर ला करके आप अपनी प्रॉपर IAS की पोस्ट गेन कीजिए मेरे साथ, मनोज सर के साथ, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। अब इसमें कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज होती है तो ध्यान रखिएगा, ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है जिसको आप लोग देख सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी क्लास एंड नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूं। ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हो, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या किसी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी क्वेरी है तो मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दीजिए या मेल कर दीजिए। लेकिन हाँ, कोर्स परचेज करते समय आप MK लाइव कोड जरूर ये इस्तेमाल करिए, वरना डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। और ये मेरा टेलीग्राम कोड है जिसके थ्रू आप मुझे मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इससे जुड़े हुए संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं। एक, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल मराठा मिलिट्री लैंडस्केप में निम्नलिखित में से कौन से किले शामिल हैं? शिवनेरी का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, रायगढ़ का किला, जिंजी का किला। अब बताइए, केवल 1 और 2, 1 3 4, 2 और 4, उपरोक्त सभी बिल्कुल UPSC के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है, इनको आप देख लीजिए। स्वाभाविक सी बात है, हमने इतने किले के बारे में बात की थी। चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ मतलब राजस्थान यार, ये तो सही नहीं है। 1 3 4 ये नहीं है, ये सही है। आंसर हो गया B, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को द्वारा मिलिट्री लैंडस्केप को विश्व धरोहर घोषित किए जाने के पीछे कौन सा कारण प्रमुख रहा है? अद्वितीय सैन्य स्थापत्य, प्राकृतिक संसाधनों का सामरिक उपयोग, मुगल स्थापत्य का प्रभाव और गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का प्रयोग। बताइए क्या हो सकता है इसमें? तो ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि मिलिट्री लैंडस्केप है, इसका मतलब है आपके सैन्य व्यवस्था के लिए है। प्राकृतिक संसाधनों का सामरिक उपयोग, दुर्गम पहाड़, दुर्गम रास्ते, जल स्रोत, ऐसी चीजें बेहतरीन प्रयोग किए गए हैं, यह भी सही है।
मुगल स्थापत्य बोले ऐसा नहीं है, इस्लामिक स्थापत्य तो है थोड़ा बहुत, लेकिन इस्लामिक स्थापत्य की वजह से इसको शामिल नहीं किया गया है। शामिल किया गया है मिलिट्री लैंडस्केप की वजह से और गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। दैट इज रॉन्ग। आंसर क्या हो गया? आंसर बी। इसका मतलब यह गलत है। और यहां पर अगर मुख्य परीक्षा का प्रश्न बन सकता है तो आप देख लीजिएगा, जीएस फर्स्ट पेपर हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का, मराठा सैन्य स्थापत्य की स्वदेशी रणनीति स्थापत्य कला और भू राजनीति का अद्वितीय उदाहरण है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किए जाने के संदर्भ में इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता का विश्लेषण कीजिए। अब आराम से आप लिख सकते हो, होपफुली कि आप लिख ही लोगे। अगर इसका आंसर चाहिए तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा इस पर, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, यहां पर जुड़ जाइए या यहां पर जुड़ जाइए, यहां से आपको मिल जाएगा। लेकिन हां, ऑप्शनल क्लास और जीएस का गुरु कृपा सेल का बेनिफिट उठाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।